जातिवाद आज भी हमारा पीछे कर रही है। संस्कृति, कल्चर, और कल्चर का सबसे अहम अंग है शिक्षा, एजुकेशन। शिक्षा स्टैग्नेंट और बैकवर्ड। पॉलिटी, एंड ऑफ पावरफुल सेंट्रल अथॉरिटी। कोई केंद्रीय सत्ता नहीं है, केंद्रीय ताकतवर सत्ता नहीं है। उत्तर भारत विभाजित है छोटे छोटे राज्यों में, समाज विभाजित है, संस्कृति पतित है, स्पेशली शिक्षा। और इस परिस्थिति में इकोनॉमी, गोल्डन स्पैरो, सोने की चिड़िया, लैंड ऑफ वेल्थ, और इसका फायदा उठाया किसने? महमूद गजनी ने। इसका फायदा उठाया महमूद गजनी ने। और नागरकोट से लेकर सोमनाथ तक, नागरकोट से लेकर सोमनाथ तक उसने भारत को लूटा। अब गजनी को दोष मत देना। इस देश में 90% लोग हमेशा दूसरे को दोष देते हैं, हमेशा। हमारे मम्मी पापा हमको नहीं पढ़ाए, तो कलाम के भी तो नहीं पढ़ाए थे। इस देश के 90% लोग, 90 दूसरों को दोष देते हैं। पिछले 30 साल से भारत की जो दशा है उसके जिम्मेदार राजनेता नहीं है, इस देश के लोग हैं। आसमान से टपक रहे हैं राजनेता। डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्र है, चुनने का हक तुम्हारे पास है। अस्पताल जाते हो तो जाति पूछते हो, तब तो डॉक्टर कोई भी हो जान बचा ले। धर्म पूछते हो, क्षेत्र पूछते हो, तो तुम्हारी बुद्धि पर ऐसा कौन सा शैतान बैठ जाता है कि तुम राजनीति में ये सब पूछते हो? और तुम बहुत जातिवादी हो तो अपने ही जाति के डॉक्टर के पास जाओ। दूसरे को दोष मत देना। जब भी तुम कमजोर होगे, जब जब ये परिस्थितियां आई, जब जब मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ, विदेशी आक्रमण, हिंद यमन, शक, कुषाण, गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ, हूण, फिर तुर्क, फिर तुर्कों का पतन हुआ, मंगोल, फिर मुगल, फिर मुगलों का पतन हुआ, ईरानी, अफगानी। यही स्थिति भारत की थी 18th सेंचुरी में। 18वीं शताब्दी का जो भारत है, यही स्थिति थी। पॉलिटी, एब्सेंस ऑफ पावरफुल सेंट्रल अथॉरिटी, मुगल साम्राज्य का पतन, एक शक्तिशाली केंद्र का अंत, समाज विभाजित, डिवाइडेड, संस्कृति, कल्चर स्टैग्नेंट एंड बैकवर्ड, इकोनॉमी गोल्डन स्पैरो। 1498 में जब वास्को डिगामा भारत आया और यहां का सामान ले गया, 60 गुना फायदा मिला उसे, 60 गुना। और इस परिस्थिति का फायदा उठाया किसने? ईस्ट इंडिया कंपनी ने। ये चैप्टर आप कहां से पढ़ेंगे? हालांकि ये चैप्टर मैंने YouTube पे डाल दिया है,
लेकिन आप ये चैप्टर पढ़ेंगे एनसीईआरटी से, क्लास 12th की एनसीईआरटी से। पहला चैप्टर है ये, 18वीं शताब्दी का भारत, ये आप पढ़ेंगे एनसीईआरटी से। बिपिन चंद्रा, क्लास 12th, पुरानी वाली, जिसका ऊपर का कवर ब्राउन रंग का है। प्रॉस्पेरिटी कैन नॉट सर्वाइव विद वीकनेस। अब भारत सोने की चिड़िया, और जब जब भारत कमजोर हुआ, जब जब, मैंने कहा ना, मौर्य साम्राज्य का अंत हुआ, कौन आया? इंडो ग्रीक, शक, कुषाण, गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ। कौन, किसने भारत को लूटा? हून। फिर 1000 एडी के बाद टर्क, जब तुर्कों का पतन हुआ, किसने भारत को लूटा? मंगोल। फिर मुगल, जब मुगलों का पतन हुआ, कौन आया? ईरानी और अफगानी। प्रॉस्पेरिटी कैनॉट सर्वाइव विद वीकनेस। लेकिन अभी तक ये जितने भी लुटेरे आए, आक्रांता आए, ये सब मध्य एशियाई थे, सेंट्रल एशियन। 15th सेंचुरी में ये जितने भी आक्रांता आए, ये सब सेंट्रल एशियन थे, सेंट्रल एशियन। 15th सेंचुरी में भारत में एक नए वर्ग का आगमन हुआ, और वो था यूरोपियंस। पोर्चुगीज, डच, इंग्लिश, फ्रेंच। पुनर्जागरण भौगोलिक खोजों का परिणाम, भारत से यूरोप का सीधा संबंध, और जो पैसा बहना शुरू हुआ, जो पैसे का प्रवाह शुरू हुआ, बैंक की एफडी तोड़ दी है मैंने, तुम्हारी कोचिंग की फीस हो जाएगी इससे। और बाकी उस पैसे की झलक कहां दिखाई पड़ती है? उस पैसे की झलक कहां दिखाई पड़ती है? ताजमहल में। उस पैसे की झलक कहां दिखाई पड़ती है? लाल किले में। विदेशियों ने आना शुरू किया, पोर्चुगीज, डच, इंग्लिश, फ्रेंच, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी। अब ये विदेशी कंपनियां जब भारत आई व्यापार करने के लिए, तो शुरुआत से ही इन्होंने व्यापार के साथ साथ, व्यापार, ट्रेड एंड कॉमर्स के साथ साथ पॉलिटिकल डोमिनेंसी, राजनीतिक आधिपत्य का भी प्रयास किया। पॉलिटिकल डोमिनेंसी, इन विदेशी कंपनियों ने व्यापार और वाणिज्य के साथ साथ पॉलिटिकल डोमिनेंसी, राजनीतिक आधिपत्य का प्रयास किया। राजनीति क्या है? अर्थव्यवस्था की मां है, संरक्षिका, सॉरी, मां नहीं। राजनीति अर्थव्यवस्था की गार्जियन है। क्यों गोली चल रही है ब्लॉक प्रमुखी के लिए, जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए? क्यों? पैसा है, पैसा दिया जा रहा है। एक एक स्कॉर्पियो 50-50 लाख रुपया। जहां भी धन जुड़ा हुआ है, जहां भी, पूर्वांचल में व्हाइट गोल्ड बहता है, यूपी में व्हाइट गोल्ड, व्हाइट गोल्ड यानी बालू। घाघरा, गोमती, राप्ती, गंगा, यमुना,
यहां पे व्हाइट गोल्ड है, व्हाइट गोल्ड। अरबों का कारोबार है, अरबों का। इसीलिए तो तुमसे कहा जाता है तैयारी करो। मिडिल क्लास का बच्चा सिर्फ तैयारी करेगा, राजनीति में मत जाना। ये जितने भी पुराने ठेकेदार लंबरदार हैं, इन सब ने नेक्सस बना के सब पे कब्जा कर लिया है। व्यापार, जिसके हाथ में राजनीति उसके हाथ में अर्थव्यवस्था। मैं आपने अपने सामने देखा, एक से एक लोग राजनीति में आए, पहले भीख मांगते थे, अब अरबों अरबों रुपए के मालिक हैं। अगर हिसाब दे दें, हिसाब, अगर हिसाब मांगा जाए इनसे कि इतने कम समय में इतना पैसा कहां से लाए, ये ना दे पाएंगे। तो जैसे आज इस देश के गुंडे बदमाश ठेकेदार राजनीति में आना चाहते हैं, जिससे अर्थव्यवस्था उनके हाथ, अब पहले क्या था, ठेकेदारों को नेताओं के हाथ जोड़ना पड़ता था। सरकार सरकार सरकार, ठेकेदारों को नेताओं के साथ रह रहकर बात समझ में आ गई कि खुद ही नेता बन जाओ यार, सारा फंड तुम्हारे हाथ में। तो इन विदेशी कंपनियों ने शुरुआत से ही व्यापार और वाणिज्य के साथ साथ राजनीतिक आधिपत्य, पॉलिटिकल डोमिनेंसी। एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल, 1498 में पोर्चुगीज इंडिया पहुंचे और 1510 में इन्होंने गोवा पर कब्जा कर लिया। इनका गवर्नर था अल्बुकर्क, गोवा पे कब्जा कर लिया। लेकिन दक्कन में, साउथ में कोई शक्तिशाली राज्य नहीं था। पुर्तगालियों ने फिर एक प्रयास किया। 1636 में इन्होंने कोशिश की कि हुगली पे कब्जा कर लें, लेकिन यहां इनको झटका लग गया, क्योंकि यहां नॉर्थ में एक शक्तिशाली राज्य मुगल साम्राज्य था। शाहजहां बैठा हुआ था गद्दी पे। 1686 में अंग्रेजों ने फिर कोशिश की हुगली पे कब्जा कर लिया जाए। यहां किसने कोशिश की 1636 में? पोर्चुगीज। यहां किसने कोशिश की? इंग्लिश। लेकिन यहां उत्तर में एक शक्तिशाली राजा मौजूद था, शाहजहां। यहां उत्तर में एक शक्तिशाली राजा मौजूद था, औरंगजेब। और इन्हें एहसास हो गया कि ना 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 ना, इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है। और ये शांति से बैठ गए और समय का इंतजार करने लगे। दुनिया में सबसे ताकतवर चीज है समय। भगवान भी नहीं लड़ पाते, नहीं लड़ पाते। राम को जंगल जाना था, गए। समय से लड़ने की कोशिश मत करना, कभी मत करना। कोई जीता ही नहीं आज तक। जब भी समय विपरीत है, मतलब ध्यान करना है, साधना करना है, ताकत इकट्ठा करनी है। और एक बात बताओ, जब पैदल चल के मर्सिडीज में बैठोगे ना, तब बहुत मजा आएगा। जब पैदा ही हुए हो मर्सिडीज में, तो जीवन का एक पहलू खो जाएगा, और वो बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। श्री राम भगवान है, 14 साल जंगल में है। संघर्ष से शक्ति पैदा होती है। शक्ति का सिद्धांत ही यही है। तुम कभी क्रिया योग करने जाओ, पढ़ो कभी क्रिया योग के बारे में। क्रिया योग का पूरा फॉर्मूला यही है, पेन इज इक्वल टू पावर। आप कभी क्रिया योग के बारे में पढ़ो, क्रिया योग, लहड़ी महाशय, परमहंस योगानंद, वो कहते हैं जो दर्द होता उठता है आपके शरीर में, वो बेसिकली आपके शरीर में परिवर्तन हो रहा होता है।
और अगर आप उस परिवर्तन पे ध्यान दे जाएं तो वो परिवर्तन आपकी शक्ति बन जाएगा। आज पढ़िएगा क्रिया योग के बारे में, बड़ी फेमस किताब है एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी। शांति से बैठ गए, शांति से बैठ गए और समय का इंतजार करने लगे। शांति से बैठ गए और समय का इंतजार करने लगे और समय आ गया। शांति से बैठकर ये समय का इंतजार करने लगे और समय आ गया। 1739 बैटल ऑफ करनाल, समय आ गया। 1739 बैटल ऑफ करनाल, ईरानी शासक नादिर शाह ने मुगल शासक बहादुर मोहम्मद शाह रंगीला, ईरानी शासक नादिर शाह और मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला, नाम से पता चल रहा होगा आपको, रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला दरबारी सूचना दे रहे थे कि सरकार नादिर शाह भारत की तरफ बढ़ रहा। बोला बढ़ने दो, आया तो नहीं। मुर्गा लड़ाता था दरबार में, दरबार में बैठ के मुर्गा लड़ाता था। दरबारी जो घूस लेते थे उसमें हिस्सा मांगता था। पहुंचा नादिर शाह, हराया करनाल में। मयूर सिंहासन ले गया, पीकॉक थ्रोन ले गया, कोहिनूर हीरा ले गया। इतना पैसा ले गया हिंदुस्तान से कि 3 साल तक उसने ईरान के लोगों से कर टैक्स लिया ही नहीं। और इस घटना का भारत के इतिहास में इतना महत्व है। इस घटना ने, जो हिंदुस्तान में एक कंपनी के लोग बैठे हुए थे ना, जो विदेशी कंपनियां बैठी हुई थी, इनको मैसेज दे दिया क्या कि हिंदुस्तान का बॉस खत्म। दिस इवेंट, दिस बैटल इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। आप बड़े परेशान रहते हैं कौन सा युद्ध याद रखें, कौन सी डेट याद रखें। हर वो डेट, हर वो वर्ष जिसने इस देश का इतिहास को बदला है, हर वो तिथि, हर वो वर्ष जिसने इस देश के इतिहास को बदला है, वो याद होनी चाहिए। वो वैसे भी याद रहेगी। ये विदेशी कंपनियां भारत में समय का इंतजार कर रही थी और मिल गया, समय मिल गया। मुगल शासक की पराजय, ह्यूमिलिएशन, मुर्गा बना के रखा 3 दिन। मोहम्मद शाह रंगीला रो रहे थे कि अंकल जी हमको छोड़ दीजिए, अब नहीं करेंगे, गलती हो गई। और यहीं से विदेशी कंपनियों ने एक बार फिर अपना सर उठाना शुरू किया, जिसमें 2 सबसे प्रमुख रहीं। यह बहुत अच्छा अवसर विदेशी कंपनियों के लिए। पोर्चुगीज, डच, इंग्लिश और फ्रेंच। अब इन्होंने तो अंग्रेजों के साथ मैरिज अलायंस कर लिया, पुर्तगाली प्लस अंग्रेज, इन्होंने मैरिज अलायंस कर लिया, वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिए। कैथरीन बरगांजा, और अंग्रेजों को बंबई दहेज में दे दिया। एरिया हमारा और दहेज में ये दे रहे हैं।
ये गेम से बाहर हो गए। इन्होंने कहा साहब हम गेम में, हम सिर्फ व्यापार वाणिज्य करेंगे सर, हम नहीं खेलेंगे, हम ये इंपीरियलिज्म का गेम नहीं खेलेंगे, हम बाहर। डचों ने अंग्रेजों से समझौता कर लिया, डच प्लस इंग्लिश, इनके बीच भी समझौता हो गया। डचों ने कहा भैया हमको स्पाइस आइलैंड दे दो, स्पाइस आइलैंड, इंडोनेशिया एंड मलेशिया, और तुम भारत रख लो। अंग्रेज मान गए, ये भी गेम से बाहर, दोनों गेम से बाहर। लेकिन अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच कोई समझौता नहीं हो पाया। इंग्लिश और फ्रेंच के बीच कोई समझौता नहीं हो पाया। अब यह बात क्लियर होनी थी कि भारत का असली दावेदार कौन, अंग्रेज या फ्रेंच, कि भारत का असली दावेदार कौन। और यहीं से भारत के कब्जे की कहानी शुरू हुई। कैसे? एंग्लो कर्नाटिक वॉर्स। हेडिंग लिख लीजिए, एंग्लो कर्नाटिक वॉर्स। यहीं से भारत पर यूरोपीय कब्जों की कहानी शुरू हुई, एंग्लो कर्नाटिक वॉर्स। तो पहली हेडिंग, एंग्लो कर्नाटिक वॉर्स। किसके बीच? इंग्लिश और फ्रेंच के बीच। किस लिए? डिसाइड करने के लिए। क्या? कि भारत का असली हकदार कौन। डिसाइड करने के लिए एंग्लो कर्नाटिक युद्ध, डिसाइड करने के लिए कि भारत का असली हकदार कौन। हेडिंग डाल लीजिए, एंग्लो कर्नाटिक युद्ध। अब जब मैं क्लास खत्म करूंगा तो आप ये पूरा युद्ध इस किताब से पढ़ेंगे, बीएल ग्रोवर से। मैं यहां टॉपिक खत्म करा करूंगा। देखो भैया, सब लाइन बाय लाइन तो ना लिख